हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित एक और प्रश्न पत्र पर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पेपर हुआ है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुआ था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो बिना स्किप किए इस क्लास को आप कंटिन्यू देखेंगे। और साथ ही दोस्तों, जो अब कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 जनवरी को, ये उन अभ्यर्थियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए विशेष एग्ज़ाम पेपर होगा जो आप सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा। तो इसलिए बिना स्किप किए आप पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके लिए ये एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर काम करेगा। तो आपको बिल्कुल बिना स्किप किए इसको पूरा वॉच करना है और बाद में अपने स्कोर को भी यहाँ पर प्रस्तुत करना है कमेंट सेक्शन में कि आप इस पेपर में 100 में से कितना अंक अर्जित कर पाए हैं। तो यहाँ से आपका एक मजबूती मिलेगी आपको एग्ज़ाम में अपने शेड्यूल पैक करने में कि आप कितना जो है टाइम के अंदर कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था? तो दोस्तों, जो ब्रिक्स संघ है वो किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आपका 2010 में। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिक्स संघ जो है ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था दोस्तों 2010 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा वर्ष 2014 में क्या स्थान रहा था? तो दोस्तों, अगर हम बात करें वाणिज्यिक सेवाओं के क्षेत्र में, तो वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में कौन सा स्थान रहा था? तो दोस्तों, ये रहा था 2014 में 8वां स्थान रहा था। ठीक है, 8th पोजीशन रही थी। लेकिन आज 2024 में कौन सी पोजीशन है, इस पर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपेक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का निम्न में से किस पर विशेष बल है? तो दोस्तों, ओपेक का किस पे सबसे ज़्यादा बल है? तो ओपेक क्या है दोस्तों? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ये ओपेक कहलाता है। और ये किस पर विशेष बल देता है दोस्तों? ये देता है पेट्रोलियम के उत्पादन पर और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण करने पर। तो यानी कि ए और बी इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ये है ओपेक का कार्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर जो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है वो है दोस्तों, देखो, आयात शुल्क में कटौती ये जरूर होगा। ठीक है, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति ये भी जरूर होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रभाव भी जरूर होगा। तो जो वैश्वीकरण के अंतर्गत जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश करना जो है ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश करना जो है वैश्वीकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो जो विश्व बैंक है दोस्तों, इसके कितने सदस्य देश हैं? तो विश्व बैंक के दोस्तों अभी वर्तमान में 189 जो है सदस्य देश हैं जो विश्व बैंक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो जो वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो कौन है दोस्तों? वह है विश्व आर्थिक फोरम। तो विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों, उसके द्वारा वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क सदस्य देशों की प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, जो सार्क देश हैं, ठीक है, उन देशों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों?
तो दोस्तों ये है आपके हापुड़ में। कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों हापुड़। ठीक है, हापुड़ आपने देखा होगा, गाजियाबाद के आसपास में है। तो वहाँ पर जो है सार्क सदस्य देशों के प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ है? तो दोस्तों ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये भारत में जो प्रभावी रूप से एक्टिव हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 2005 से। कब से हुआ है दोस्तों? 2005 से जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है भारत में प्रभावी हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है कि ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है दोस्तों, तो जो ट्रिम्स का पूरा नाम है दोस्तों, वह है आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और मेजर्स। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों ट्रिम्स की। ठीक, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइंस से संबंधित है दोस्तों। जीन है दोस्तों, जीन क्या है? जीन जो है तो ये दोस्तों डीएनए का एक भाग होते हैं। जीन जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, यानी कि किसी भी नए बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके जीन्स और उसके डीएनए अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं जीन्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो दोस्तों थैलेसीमिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों रक्त। ठीक है, थैलेसीमिया की जो आनुवंशिक रोग है दोस्तों, इससे जो है ब्लड पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? तो दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो इस पर हम चर्चा करें तो दोस्तों ये कार्य किया गया था नोरियो टानिगुची। किसके द्वारा दोस्तों? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था नोरियो टानिगुची, और ये कब किया गया था? 1974 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋषिकेश में है दोस्तों। मुख्यालय देहरादून में है तो प्रशिक्षण केंद्र गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश में स्थित है। वैसे इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका जो है हेड ऑफिस, ठीक है दोस्तों, इसका हेड ऑफिस देहरादून में ही है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का। लेकिन जो ये इसका जो केंद्र है वो ऋषिकेश में स्थित है, जहाँ पर जो है गंगा नदी के तट पर। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए इफेक्टिव नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैसों के लिए इफेक्टिव नहीं है दोस्तों। और बढ़ेंगे आगे तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। दोस्तों ये जो है आपका इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये सभी के सभी दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मानव विकास सूचकांक जो होता है दोस्तों, वो किसका संयुक्त सूचकांक है दोस्तों? वो है दोस्तों जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय।
तो ये हैं मानव विकास सूचकांक में उपयुक्त सूचकांक। सेलुलोज और स्टार्च दोनों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों इसमें? इसमें होता है दोस्तों ग्लूकोज। क्या होता है? प्लस ग्लूकोज होता है। सेलुलोज और स्टार्च दोनों में जो है प्लस में होता है दोस्तों ग्लूकोज। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो कौन सा तरंग यांत्रिक है दोस्तों? ये साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो ध्वनि तरंग है वो यांत्रिक तरंग है। बाकी रेडियो तरंगें, एक्स तरंगे या प्रकाश तरंगे ये यांत्रिक तरंगें नहीं होती हैं। तो रेडियो तरंगे ध्वनि तरंगें जो होती है दोस्तों ये यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। तो दोस्तों अगर ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो द्रव की श्यानता जो है दोस्तों घटती है। ठीक है, ताप बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों? द्रव की श्यानता घटती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर 10⁶ की बात करें तो माइक्रो होता है दोस्तों। ये होता है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं दोस्तों 10⁻⁶। और 10⁻⁻10 की अगर हम बात करें दोस्तों इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं? 10⁻⁻10 मीटर इसको बोला जाता है दोस्तों 1 एंगस्ट्रम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एंगस्ट्रम आप लिख सकते हैं, या एक के ऊपर जीरो का निशान आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 10⁻⁻10 जो है एंगस्ट्रम को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही दोस्तों जो अंतिम है वो 10⁻³ जो होता है ये दोस्तों मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये मीटर से जो है काफ़ी छोटा है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो दोस्तों क्रिया का जो मूल रूप कहलाता है वो है आपका धातु। ठीक है दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अविकारी शब्द होता है। तो अविकारी शब्द कौन सा होता है दोस्तों? अविकारी शब्द कौन सा है? तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो दोस्तों इसमें जो अविकारी शब्द है वो होता है अव्यय। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य दोस्तों 3, 4, 5 या 6। तो वाच्य दोस्तों कुल 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के वाच्य हैं दोस्तों? टोटल 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव का विशेषण है। तो शिव का विशेषण क्या है दोस्तों? तो शिव का विशेषण दोस्तों शिवेश, शंकर, शैव या शिवालिक। तो दोस्तों शिव का जो विशेषण है वो है दोस्तों शैव। ठीक है, शिव का विशेषण क्या होता है दोस्तों? शिव का विशेषण होता है शैव होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। तो दोस्तों जो खर का पर्यायवाची शब्द होता है, खर मीन्स होता है गधा। ठीक है दोस्तों, खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खर का पर्यायवाची शब्द होगा गधा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अनिल पर्यायवाची है। तो अनिल किसका पर्यायवाची है दोस्तों? अनिल जो शब्द है दोस्तों पवन का, चक्रवात का, पावस का या अनल का। तो अनिल जो पर्यायवाची है दोस्तों वो होता है हवा का, और हवा किसका पर्यायवाची है? पवन का। ठीक है दोस्तों, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द, अनिल पर्यायवाची किसका होगा? पवन का पर्यायवाची होता है अनिल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? प्रसून जो पर्यायवाची शब्द वृक्ष का भी नहीं है, चंद्रमा का भी नहीं है, अग्नि का भी नहीं है दोस्तों। प्रसून होता है दोस्तों पर्यायवाची शब्द पुष्प का। ठीक है, तो प्रसून शब्द का पर्यायवाची है पुष्प, यानी पुष्प का पर्यायवाची है प्रसून। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानन शब्द, कानन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये पूछा गया यहाँ पर, जो कानन शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो कानन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें देखें तो दोस्तों यहाँ पर जंगल कानन का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य भी होता है, इसके अलावा विपिन भी होता है, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो यही आंसर इसका गलत है, क्योंकि कानन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है कहा है, तो यही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अदरवाइज जंगल, अरण्य और विपिन तीनों के तीनों कानन शब्द के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो नियति शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा दोस्तों? नियति का अर्थ समानार्थी शब्द होता है दोस्तों भाग्य। ठीक है, नियति को भाग्य भी कहते हैं। चरित्र इसका समानार्थी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है, कर्म भी नहीं है दोस्तों। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है भाग्य। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अथ, अथ का विलोम है। तो जो अथ शब्द है, अथ का विलोम क्या होता है दोस्तों? अथ का विलोम होता है दोस्तों इति। ठीक है दोस्तों, तो अंत भी नहीं होता, अर्थ भी नहीं है, अद भी नहीं है, ये तीनों इसके समानार्थी हैं। बट इति जो होता है दोस्तों, तो अथ का विलोम शब्द होगा दोस्तों इति। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, दक्षिण का विलोम शब्द है। तो दक्षिण का विलोम शब्द कौन सा होता है दोस्तों? तो दक्षिण का विलोम होगा दोस्तों उत्तर, और उत्तर को बोलते हैं दोस्तों वाम। क्या बोलते हैं? वाम बोलते हैं दोस्तों उत्तर को। और पश्चिम, पूर्व, दायां ये इसके विलोम शब्द नहीं हैं। ठीक है, तो दक्षिण का विलोम शब्द है दोस्तों वाम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है दोस्तों, शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो शोषक शब्द का विपरीत क्या होता है दोस्तों? तो शोषक का जो विलोम है, विपरीत है, वो होता है दोस्तों पोषक। ठीक है, शोषक का शोषित नहीं होता, पोषक नहीं होता, पोषित नहीं होता, तो शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों पोषक। कौन सा है दोस्तों? पोषक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों हर्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो हर्ष का विलोम होगा दोस्तों विषाद। ठीक है, हर्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों? वो होगा विषाद होगा। खेद भी नहीं होगा, वेदना भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, विषाद। विषाद जो है इसका एग्जैक्ट विलोम शब्द दिया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है दोस्तों, सूक्ष्म का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है दोस्तों स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों के लिए एक, जो पहले कभी न हुआ हो। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा दोस्तों? उसको बोलते हैं दोस्तों अभूतपूर्व। यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ है तो उसको बोल देंगे क्या? अभूतपूर्व कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? सब कुछ जानने वाले को दोस्तों सर्वज्ञ कहा जाता है, और कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको बोला जाता है सुग्रीव। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है सुग्रीव। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? सुग्रीव। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना घर का, बिना घर का जो होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है अनिकेत। ठीक है, बिना घर का इस शब्द के लिए एक जो है एक शब्द क्या होगा दोस्तों? इस वाक्य के लिए इसको होगा अनिकेत। ठीक है दोस्तों,
बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं, जिससे बुलाया ना गया हो। तो जिससे बुलाया ना गया होगा उसको क्या, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, उसको कहेंगे अनाहुत। ठीक है, जिसको बुलाया ना गया हो उसके लिए क्या शब्द आएगा दोस्तों, उसके लिए आएगा अनाहुत। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है दोस्तों, जो आँखों के सामने न हो, जो आँखों के सामने ना हो उसके लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, उसके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष नहीं होता, अदृश्य भी नहीं होता, उसको कहते हैं परोक्ष। ठीक है, जो आँखों के सामने ना हुआ हो उसको बोलते हैं, उसके लिए शब्द होता है दोस्तों परोक्ष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य रूप का चयन करना है। इस पेपर में दोस्तों आपको हिंदी का बहुत ज़्यादा विश्लेषण मिलेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप बिल्कुल स्किप किए बिना लगातार क्वेश्चंस को देखते रहिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। जैसे 51 का पहला है कि फल बच्चे को काटकर खिलाओ, ये बिल्कुल अशुद्ध है। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, ये भी अशुद्ध है। बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाक्य शुद्ध लग रहा है। काटकर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी अशुद्ध है। तो दोस्तों इसका जो शुद्ध होगा वो सी ऑप्शन होगा, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ठीक है दोस्तों, क्या काटकर खिलाओ, फल काटकर जो है बच्चे को खिलाना है, तो ये इसका शुद्ध वाक्य बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अगला है दोस्तों, बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। बैल और बकरी घास चरते हैं, तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। थर्ड दिया था बैल और बकरी घास चरता है, बिल्कुल अशुद्ध है। बैल और बकरी घास चरती है, ये अशुद्ध है। क्योंकि दोनों हैं तो यहाँ पर बैल और बकरी, मेल और फीमेल दोनों की स्थिति को बताया गया है, तो बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी के लिए भी उसका लिंग निर्धारण इसमें नहीं होना चाहिए वाक्य में। तो इसमें जो है बैल और बकरी घास चरते हैं, दो हैं तो दोनों के लिए यहाँ पर प्लूरल का यूज होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर अगर हम शुद्धता की बात करें तो दोस्तों हमारा ए वाला ऑप्शन ही शुद्ध लग रहा है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल शुद्ध रूप है दोस्तों, तो ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बी क्यों गलत है। यहाँ पर लिखा है रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो रामचरित अलग कर दिया, मानस अलग कर दिया, तो यहाँ पर अशुद्ध हो गया। रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यहाँ पर भी राम को अलग कर दिया, चरित को अलग कर दिया, ये बिल्कुल अशुद्ध है। उसके अलग में जो है राम को अलग कर दिया, चरित मानस अलग कर दिया, तो ये भी अशुद्ध है। तो पहला वाक्य ही शुद्ध है दोस्तों, रामचरित मानस एक साथ लिखा जाता है, यह धार्मिक ग्रंथ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 54 है दोस्तों, कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें, अशुद्ध रूप हो गया। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, यह भी अशुद्ध है। अगला है आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है दोस्तों। यहाँ पर कृपया और कृपा दोनों आ गया है, तो ये बिल्कुल अशुद्ध था दोस्तों। बट शुद्ध रूप क्या होता है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में अनेक जाति हैं, तो भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी अशुद्ध है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है दोस्तों। भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध रूप है, शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा हिंदी के अंतर्गत आता है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ है। तो इन मुहावरों का अर्थ बताना है दोस्तों, इसमें मुहावरे पूछे गए हैं। पौ बारह होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों, पौ बारह होने का मतलब अर्थ होता है दोस्तों लाभ ही लाभ होना। ठीक है दोस्तों, पौ बारह होने का अर्थ क्या है, लाभ ही लाभ होना। ठीक है दोस्तों,
अगला है शैतान की आंत। अगला मुहावरा है शैतान की आंत। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? शैतान की आंत का मतलब का अर्थ है दोस्तों बहुत लंबी वस्तु। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वह है बहुत लंबी वस्तु। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर, इसका जो है शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? इसका जो होगा, ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेमेल तथा बेढंगा। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर जो है इसका अर्थ क्या होगा? बेमेल तथा बेढंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अनूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ सीधे सीधे होता है दोस्तों इनकार करना। ठीक है, अगर अंगूठा दिखाया जा रहा है तो इट मीन्स वो प्रदर्शित कर रहा है कि इनकार कर रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों दांतों तले उंगली चबाना या दांतों तले उंगली अंगुली दबाना। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होता है कि हैरान हो जाना। ठीक है दोस्तों, यानी कि दांतों तले अंगुली दबाने का क्या अर्थ है? हैरान होना। बहुत पछताना नहीं, कुछ न समझ आना ये भी नहीं, दर्द महसूस करना ये भी शुद्ध नहीं है इसका। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ है हैरान हो जाना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुच्छेद के पहले और अंतिम भागों के क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच आने वाले 4 वाक्यों को य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें वाक्य ए दिया रहेगा और उसके साथ जो है अन्य वाक्यों को इसमें जोड़ना है और एक शुद्ध वाक्य बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा दोस्तों देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है दोस्तों कि जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है, तो यहाँ पर इस वाक्य को पूरा करना है आगे। तो इसके लिए दोस्तों ये 4 दिए गए हैं य, र, ल, व। तो जीवन एक संघर्ष है, तो ये वाक्य को पूरा करना है दोस्तों। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो में क्या आएगा दोस्तों आपका कि इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। तो जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। ठीक है, ये वो आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यो असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। ठीक है, ये इसके बाद इसका वाक्य बनेगा। फिर उसके बाद है दोस्तों मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आता है लॉ, भले ही आप कमज़ोर हैं लेकिन विपदाओं में भिड़ने का कुछ न कुछ करने का साहस तो आप में है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों आजकल एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है 67 में जो दिया गया है दोस्तों दिया गया है ए सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। तो सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। अब इसका जो वाक्य पूरा बनेगा वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम सांस्कृतिक वैविध्य की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। तो सांस्कृतिक वैविध्य की बात करें तो यह हमको अलग अलग नहीं बनाती। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा संस्कृति के अंतर्गत अनेक समानताएं हैं। ये बिल्कुल सही बनेगा दोस्तों, ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। पहले वो फिर रॉ आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर देखें तो इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। तो फिर इसके बाद यह आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यह विविधता में एकता है।
तो यहाँ पर ये चौथा बन जाएगा। तो इस तरीके से, और फिर अगला है यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसका वाक्य बना है दोस्तों? पहले संस्कृति वैविध्य के बारे में सोचना होगा, फिर उसके बाद बन गया यहाँ पर यह हमें अलग अलग नहीं बनाती, संस्कृति के अंतर्गत अनेक समानताएं हैं, इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, और यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा वाक्य जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हमारा देश त्योहारों का देश है। तो हमारा देश त्योहारों का देश है, तो इसमें क्या बनेंगे वाक्य? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप इसका सही आंसर बनाइए दोस्तों अपने अकॉर्डिंग, बट मैं इसको आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। हमारा देश त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद देखें तो दोस्तों आ जाएगा आपका, ये त्यौहार उल्लास जगाते हैं। ठीक है, तो हमारा देश त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, ये त्यौहार उल्लास जगाते हैं। और उसके बाद बनेगा, जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं। ठीक है, ये त्यौहार उल्लास जगाते हैं और जनमानस में देशभक्ति को भी जगाते हैं। और उसके बाद आ जाएगा, समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं। इन अवसरों पर हम सब खुशियां मनाते हैं। तो इस तरीके से ये वाक्य कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे, तो इन पे क्या बनेगा दोस्तों? उनका अध्ययन गहन और विस्तृत था। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, उनका जीवनानुभव ठोस था। ठीक है, उनका गहन अध्ययन और जो अध्ययन था वो विस्तृत था, और उनका जीवन अनुभव जो है बहुत ही ठोस था। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा दोस्तों? उसके बाद बन जाएगा, उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया है। और अगला हो जाएगा, परिणामतः उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया उसके नए आयामों का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये बन जाएंगे टोटल वाक्य इसके शुद्ध रूप। और लास्ट में दे रखा है कि भाव या मनोविकार निबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है। तो दोस्तों भाव और मनोविकार नामक जो निबंध लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें जो है उनके विचारों की अभिव्यक्ति पूरी तरीके से हुई है। तो इस तरीके से उनका भाव और मनोविकार निबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, लॉ व रॉ यो। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव टोटल कितने हैं दोस्तों? स्थायी भाव दोस्तों होते हैं टोटल 9। कितने स्थायी भाव होते हैं? टोटल 9 होते हैं दोस्तों स्थायी भाव। अगला है दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों होता है निर्वेद। क्या होता है शांत रस का स्थायी भाव? शांत रस का स्थायी भाव है दोस्तों निर्वेद होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 72 है, विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? तो किस रस का स्थायी भाव विस्मय होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों अद्भुत रस का। कौन से रस का? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों विस्मय। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचारी भावों की संख्या कितनी है? अभी स्थायी भावों की संख्या पूछी थी, अब इसमें संचारी भावों की संख्या है दोस्तों। संचारी भावों की संख्या टोटल कितनी होती है दोस्तों? होती है 33। और स्थायी भावों की संख्या टोटल होती है 9। ठीक है दोस्तों, और संचारी भाव कितने हैं? 33 होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो जो माधुर्य रस गुण जो है वो किस रस के अंतर्गत माधुर्य गुण प्रदर्शित होता है दोस्तों? वो होता है श्रृंगार रस में। ठीक है, श्रृंगार रस में कौन सा श्रृंगार रस में कौन सा गुण प्रयुक्त होता है दोस्तों? होता है माधुर्य गुण। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किलक अरे में नैह निहारूं, इन दांत पर मोती वारूं। ठीक है दोस्तों, वाक्य है दोस्तों, किलक अरे में नैह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है?
तो दोस्तों इसमें जो रस है वह है वात्सल्य का रस। ठीक है, कौन सा रस है? वात्सल्य रस इसमें प्रदर्शित होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमा विद्यालय से घर आती है मैं कारक है। तो कारक कौन सा है दोस्तों? विद्यालय से घर आती है, तो यहाँ पर दोस्तों विद्यालय को छोड़कर घर आ रही है, तो इट मीन्स अपादान कारक होगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। तो अगर हम दोहे के उल्टे छंद की बात करें तो दोस्तों, तो दोहे का उल्टा होता है दोस्तों, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में टोटल दोस्तों होती है 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? टोटल 16 मात्रा होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों छंद जो होते हैं दोस्तों वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के छंद हैं दोस्तों? 3 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ठीक है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसमें है दोस्तों सोरठा छंद। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है दोस्तों इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, अधोलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? वो है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोली जो नहीं है वो बघेली नहीं है। बाकी पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आता है दोस्तों, ब्रज है, कन्नौजी है। ये तीनों के तीनों जो हैं दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, लेकिन बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के जो विकास हुआ वो किस अनुक्रम के आधार पर हुआ दोस्तों? तो सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर शुद्ध रूप में हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड हिंदी हिंदी डे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में है दोस्तों? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वह है देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की? यह है देवनागरी लिपि है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा मानक नहीं है दोस्तों? अंग्रेजी यहाँ पर मानक भाषा है, हिंदी भी मानक भाषा है, उर्दू भी मानक भाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन अवधी जो है दोस्तों ये क्षेत्रीय भाषा होती है, ये मानक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी दोस्तों? हिंद से, हिंदुत्व से, सिंधु से, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों सिंधु से। कहाँ से हुई थी? सिंधु से दोस्तों हिंदी बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि जो है इसका विकास किससे हुआ था? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ था दोस्तों ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। और हिंदी की जो भाषा है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? ब्राह्मी से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस पंक्ति का हिंदी का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये जो पंक्ति है दोस्तों काफ़ी जो है देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करती है। तो ये इसमें हिंदी का अर्थ क्या है दोस्तों? भारतवासी। ठीक है दोस्तों, हिंदी का क्या अर्थ है यहाँ पर? भारतवासी है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है दोस्तों? यह है अक्षरात्मक लिपि।
ठीक है, अक्षर से प्रदर्शित करने वाली लिपि देवनागरी लिपि है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है शब्दों का वर्गीकरण के का आधार है। जो शब्द हैं इनके वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? अर्थ, रचना और उद्गम। तो शब्दों के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो अर्थ भी होता है, रचना भी होती है, उद्गम भी होता है। ये सभी दोस्तों शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो जो दोस्तों जो तत्सम शब्द होते हैं, तत् का मतलब समान, तद मतलब उसी के जैसा, यानी कि जो बिल्कुल संस्कृत के जैसे हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। इसलिए तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अपना नोट जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेंगे। और आपके एक अच्छी प्रिपरेशन, आपके एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए ये पेपर सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दोस्तों। इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा ज़रूर और वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक अन्य बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।